बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर वैद्युत रसायन। ठीक है। इससे पहले हम लोग कवर कर रखे हैं बिलियन बिलियन सॉल्यूशन सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हो रखा है। तो इसका वीडियो जाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में आपका ये वीडियो अपलोड है। आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। ये जो सीरीज है ये एनसीईआरटी का सीरीज है। इस सीरीज का आज फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इस चैप्टर में, वैद्युत रसायन चैप्टर में, हम लोग मेनली रूप से दो प्रकार के सेल का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और उस सेल में होता क्या है, तो आपका एक विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक ऊर्जा है रासायनिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं। प्रोडक्शन अभी। ठीक है। तो वैद्युत रसायन चैप्टर में हम लोग दो प्रकार की ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। एक होता है विद्युत ऊर्जा और दूसरा है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। और विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा एक दूसरे से, है ना, पारस्परिक संबंध बनाए हुए हैं। और ये जो संबंध होता है ये दो प्रकार के सेल के द्वारा होता है। ठीक है। उस सेल में होता क्या है कि जब विद्युत ऊर्जा से आप कन्वर्ट करते हैं किस में, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। तो उस इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा से जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को जब रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, तो इस समय जो सेल का यूज होता है या फिर जिस सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस सेल को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जब रासायनिक ऊर्जा से कन्वर्ट करते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा से अगर आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और इस समय जो सेल का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इसी का एक और नाम है वोल्टीय सेल। तो मेनली रूप से इस चैप्टर में, वैद्युत रसायन चैप्टर में, हम लोग दो प्रकार का सेल का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा है गैल्वेनिक सेल। ठीक है। मेनली रूप से इसके अलावा भी और भी सेल है, लेकिन मेनली रूप से इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 80% 90% हम लोग यही दोनों सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। एक है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल में होता क्या है कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक, है ना, गैल्वेनिक सेल में होता क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट, है ना, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। इसी यही चैप्टर है वैद्युत रसायन, इसी के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डिफिनेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं सिंपल। ठीक है। वैद्युत रसायन के बारे में, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाते वैद्युत रसायन कहलाता।
पारस्परिक संबंध का किसके किसके बीच में, तो आप देखिएगा किसके किसके बीच में अध्ययन किया जा रहा है, वैद्युत तथा किसका, रासायनिक। वैद्युत अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उसके अध्ययन करने को हम लोग बोलते हैं क्या, वैद्युत रसायन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वैद्युत रसायन। यही आपका इंट्रोडक्शन है। वैद्युत रसायन चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का, या फिर आप बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान का, भौतिक रासायनिक विज्ञान का, फिजिकल केमिस्ट्री का ये ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, और केमिकल से किसमें, इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल से जब केमिकल जाते हैं तो इसका जब सेल, इस समय जो सेल इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और केमिकल से जब इलेक्ट्रिकल में जाते हैं नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कुछ टर्म है बेसिक टर्म, उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। जैसे में है आपका फर्स्ट टर्म है विद्युत चालक, या फिर इसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, विद्युत चालक मतलब बोल रहा है विद्युत चालक क्या होता है, विद्युत चालक से आप क्या समझते हैं, या फिर कंडक्टर से क्या समझते हैं। बेसिक चीज है, क्लास 8 9 10 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा बेसिक एग्जांपल इसका देते हैं जिससे आपको एक लाइन में समझ आ जाए। ठीक है, जैसे होता है क्या कि वे पदार्थ जिनसे होकर, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो जितना भी धातु है, सभी धातुएं जो है विद्युत का क्या है, सुचालक या फिर विद्युत का चालक है। दूसरा है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या होता है ये बाद में बताएंगे। वैद्युत अपघट्य या तो आपका कौन सा अवस्था का, गलित अवस्था में, वैद्युत अपघट्य कौन सा, गलित अवस्था, या फिर उसका कौन सा, जलीय विलयन। वैद्युत अपघट्य जो लिया जाता है अभिक्रिया कराने के लिए वो दो प्रकार का लिया जा सकता है, या तो गलित अवस्था में या फिर इसका जलीय विलयन। ठीक है, ये आपका विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या है, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें से करंट का फ्लो हो, वो विद्युत चालक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक है कुचालक। कुचालक के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, कुचालक का मतलब भी नहीं हम लोग को यहाँ। ठीक है, इससे बोलते हैं इंसुलेटर। इसमें क्या है कि वैसे पदार्थ या फिर वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, या फिर जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाता है, कुचालक। एग्जाम्पल में इसमें क्या हो सकता है, तो जितना भी लकड़ी है, कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, बेकेलाइट है, इत्यादि। बात करते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट यहाँ पर एक आपको नया टर्म है, बेकेलाइट के बारे में थोड़ा सा जान लें। बेकेलाइट एक पॉलीमर है जनरली। जैसे आपका जो भी है क्या बोलते हैं, स्विच जो है, इलेक्ट्रिक स्विच, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक स्विच है आपके घर में बना हुआ है, इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो आपका बेकेलाइट का बनता है। आपके घर में जो कुकर है, प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है, वो भी आपका किसका बनता है, बेकेलाइट का बनता है। आयरन जो होता है, आयरन का भी जो हैंडल है वो सब किसका, बेकेलाइट। तो ये सारा एग्जाम्पल है किसका, इंसुलेटर का, कुचालक का। ध्यान में रखिएगा, एक है सुचालक, दूसरा है कुचालक। छोटा छोटा टर्म है, छोटा छोटे टर्म को हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे आएंगे।
नेक्स्ट है, हम लोग को देखिए कुचालक के बारे में पढ़ना नहीं है, यहाँ वैद्युत रसायन है, यहाँ पर करंट का फ्लो करवाना, और करंट का फ्लो करवाना इसका मतलब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो हम लोग को पढ़ना है आपका विद्युत का सुचालक या फिर विद्युत का चालक। विद्युत का जो चालक होता है उसका वर्गीकरण किया गया, बांटा गया। विद्युत चालकों का क्या वर्गीकरण है ना, जो कंडक्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक चालक, या फिर इसको बोलते हैं पहले धात्विक चालक। धात्विक चालक इसी का एक नाम है इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक दूसरा है, धात्विक के बाद आप लिख सकते हैं इसको वैद्युत अपघट्य चालक। इसके बोलते हैं आयनिक चालक। वैद्युत अपघट्य चालक या फिर आयनिक चालक। ठीक है, एक एक करके हम लोग पहले दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले धात्विक चालक के बारे में बात करते हैं। इसे बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। तो होता क्या है, ठीक है, एक तो कन्फर्म है ये चालक है, तो इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मतलब करंट का फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन करंट का फ्लो किसके कारण होगा, तो पहले बेसिक चीज जानते हैं। धात्विक चालक मतलब बात हो रहा है धातु का, और धातु का टेंडेंसी होता है या फिर धातु का एक प्रकृति होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। और धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अब जिस इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं है। तो जनरली धात्विक चालक जो है या फिर धातु जो है वो विद्युत का चालक क्या है, क्योंकि उसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक या फिर चालक होता है। इसमें से विद्युत धारा क्या होते हैं, प्रवाह होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बताइएगा, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये है ना धातु इस चालक का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक चालक। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों कहते हैं, या फिर मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों कहते हैं। क्योंकि धात्विक चालक में है ना विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इसलिए इसे कौन सा चालक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। जितना भी आपका एग्जाम्पल है, जितना भी धातु है वो सारा इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा, जो भी है सारा का सारा धात्विक चालक का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं आयनिक चालक या फिर वैद्युत अपघट्य चालक। धात्विक चालक है, दूसरा आयनिक चालक या फिर वैद्युत अपघट्य चालक। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसमें होता है क्या कि आपका वैद्युत अपघट्य को लिया जाता है गलित अवस्था। कौन सा अवस्था, गलित अवस्था, या आपका वैद्युत अपघट्य लिया गया है कौन सी अवस्था में, जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब होता है कि इसमें जल की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है, जल की उपस्थिति होती है, किसके साथ, वैद्युत अपघट्य के। तो अगर आपका वैद्युत अपघट्य दो अवस्था में है, एक गलित अवस्था है और दूसरा कौन सा, जलीय विलयन, तो इन दोनों अवस्थाओं में, ठीक है ध्यान में रखिएगा, इन दोनों अवस्थाओं में, गलित अवस्था और जलीय विलयन में, इन दोनों अवस्थाओं में यह आपको देता है क्या, मुक्त आयन।
क्या देगा? मुक्त आयन। और मुक्त आयन कितने प्रकार का होता है? दो। एक है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। और धन आयन और ऋण आयन आपका मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुक्त आयन मिलने के कारण यह विद्युत धारा क्या करता है? प्रवाहित करता है। विद्युत धारा का प्रवाह जो इसमें है वो किसके कारण होता है? मुक्त आयन। और मुक्त आयन कब मिलेगा? जब वो कौन सा अवस्था में होगा? गलित अवस्था या फिर कौन सा? जलीय विलयन। तो सिंपल सा अगर आपसे पूछेगा कि वैद्युत अपघट्य है विद्युत का जो सुचालक होता है या फिर चालक होता है, क्यों होता है, तो बताएंगे क्या? वैद्युत अपघट्य गलित अवस्था और जलीय विलयन में किसका निर्माण करता है? मुक्त आयन का। और मुक्त आयन के कारण ये विद्युत धारा का क्या करता है? प्रवाह। इसीलिए इसको हम लोग, है ना, विद्युत धारा का क्या बोलते हैं? सुचालक या चालक बोलते हैं। अब बताइए, मुक्त आयन देता है, यहाँ पे जो करंट का फ्लो हो रहा है वो आयन के थ्रू हो रहा है। करंट का फ्लो है जो किसके कारण हो रहा है? आयन के कारण। इसलिए इसको कौन सा चालक बोलते हैं? आयनिक चालक। आयन के कारण इसमें करंट आ रहा है, या फिर इसमें करंट जो है आयंस लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है वो आयंस के कारण हो रहा है, इसलिए इसको आयनिक चालक बोलते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक है, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए हम यहाँ लिख करते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आपको ठोस अवस्था में, कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में अगर आपको दे दिया क्या? वैद्युत अपघट्य। कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में। वैद्युत अपघट्य दे दिया गया, या फिर एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। अगर आपसे बोला जाए कि ठोस अवस्था में जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो विद्युत के सुचालक होंगे या फिर क्या होंगे? कुचालक। तो आंसर किस पे टिक लगाना है? कुचालक। क्योंकि जब ये ठोस अवस्था में होता है, वैद्युत अपघट्य जब ठोस अवस्था में होता है तो आयन का निर्माण नहीं करता है। आयन का निर्माण नहीं होता है। आयन का निर्माण नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। देखिए ध्यान से, वैद्युत अपघट्य चालक या फिर कौन सा? आयनिक चालक। बोला है वैद्युत अपघट्य चालक या फिर आयनिक चालक जो है ये विद्युत धारा को प्रवाह करता है, लेकिन कौन सा अवस्था में? गलित अवस्था। और दूसरा कौन सा? जलीय विलयन। या तो ये गलित हो जाए, गलित मतलब होता है मॉल्टेन स्टेट। कौन सा? मॉल्टेन स्टेट में, या फ्यूज्ड स्टेट में, जब ये पिघला हुआ हो उस अवस्था में। या फिर जब इसको जल के साथ मिलाया जाएगा। किसको? वैद्युत अपघट्य को। जल के साथ जब मिलाते हैं या फिर जब गलित अवस्था में होता है तो ये मुक्त आयन देता है। और मुक्त आयन के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। ठीक है, अगर मुक्त आयन नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मुक्त आयन मतलब क्या है? कि ये टूट करके एक धन आयन देता है और दूसरा क्या देता है? ऋण आयन। ठीक है, तो ये कौन सा अवस्था होना चाहिए? गलित अवस्था। और दूसरा जलीय विलयन। लेकिन अगर आप ठोस अवस्था में इसको लेंगे तो ये वैद्युत अपघट्य आयन का निर्माण नहीं करेगा, जिसके कारण ये विद्युत धारा का क्या होगा? है ना, कुचालक। या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। याद रखिएगा, ये ठोस अवस्था वाला जो क्वेश्चन है ये आ रखा है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि आपका, है ना, ठोस अवस्था में NaCl जो है विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक। बेसिक चीज था, आपको हम बताएं। ठीक है, चालक जो हो रहा है वो दो प्रकार का है। एक है आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक चालक, दूसरा आयनिक चालक या फिर धात्विक चालक या फिर वैद्युत अपघट्य चालक। ठीक है, वैद्युत अपघट्य चालक में दो प्रकार का हो जाता है, एक गलित अवस्था वाला और दूसरा कौन सा? जलीय विलयन। ठीक है, अब आते हैं, टॉपिक आ रहा है कि आयनिक चालक है या फिर कौन सा? वैद्युत अपघट्य चालक। तो ये वैद्युत अपघट्य चालक क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। पहले वैद्युत अपघट्य के बारे में बात करते हैं। वैद्युत अपघट्य मतलब हुआ क्या? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिसका क्या होता है? विघटन। क्या होता है? विघटन। एक ऐसा पदार्थ जिसका क्या हो? विघटन। विघटन मतलब होता है टूट जाए। और विघटन करके यह आपको दे क्या? धन आयन और कौन सा? ऋण आयन।
ठीक है। हर वह पदार्थ जो टूट करके धन आयन और किस में कन्वर्ट हो, ऋण आयन में, या फिर आप बोल सकते हैं कैटायन और किस में कन्वर्ट हो, एनायंस में जो कन्वर्ट हो रहा है वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत। ठीक है। और वैद्युत अपघट्य के बारे में बात होता है कि वैद्युत अपघट्य जो है टूट रहा है, जो वियोजित होने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो वियोजित हो रहा है जिसको आप लोग बोले डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, वियोजित होने के आधार पर, वियोजित होने के आधार पर वैद्युत अपघट्य को, किसको, वैद्युत अपघट्य को, वो जो पदार्थ जिसको तोड़ रहे हैं उसको बोला वैद्युत अपघट्य को कितने भाग में बांटा है, दो भाग। एक है आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, और दूसरा होता है कौन सा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है कि एक वैसा वह पदार्थ जो टूट करके आयन दे रहा है, अगर आपका वैसा पदार्थ जो 100% क्या हो जाए, आयनित हो जाए, 100% क्या हो जाए, आयनित, मतलब 100% ये है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाए, धन आयन और किसमें, ऋण आयन में, 100% ये आपका क्या हो जाए, आयनित हो जाए, मतलब ये कंप्लीटली पूर्णतः, है ना, ये जल में अगर डाला जाए इसको, है ना, ये जल में अगर इसको डाला जाए तो ये पूर्णतः क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, 100% टूट जाए। आयनित मतलब क्या, धन आयन और किसमें, ऋण आयन में। ठीक है, जो कंप्लीटली टूट जाए, वैसा पदार्थ जिसको आप पानी में डालें और वो कंप्लीटली टूट जाए, मतलब 100% आयन में कन्वर्ट हो जाए, धन आयन और किसमें, ऋण आयन में, तो आपका ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है। और वैसा पदार्थ जो 100% ना टूटे, 100% आयनित ना हो, 100% आयनित ना हो, वो क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ध्यान में रखें, 100% अगर नहीं टूट रहा है तो दुर्बल है, 100% अगर टूट गया, कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिजॉल्व मतलब कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो गया, जिसका आयनीकरण हो गया, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ 100% तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो प्रकार का है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अभी आपको बताया है, जस्ट यहाँ पर आप देखिएगा ना इसमें, कि अगर मुक्त आयन मतलब आयंस में कन्वर्ट होगा तब इसमें करंट का फ्लो होगा, अगर आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि 100% अगर ये आयनित हो रहा है तो इसमें विद्युत धारा क्या होगा, ज्यादा प्रवाह करेगा। प्रबल जो वैद्युत अपघट्य है, प्रबल, प्रबल सॉरी, प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य 100% किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन में, 100% आयनित हो जा रहा है। 100% आयनित मतलब क्या हो रहा है, ये धन आयन में और किस में टूट रहा है, ऋण आयन में, धन आयन और दूसरा किस में, ऋण आयन, और धन आयन और ऋण आयन में टूट रहा है, इसका मतलब किसका संख्या ज्यादा है, तो मुक्त आयन। ये मुक्त आयन ज्यादा बना रहा है, मुक्त आयन का मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये क्या होता है, विद्युत धारा अधिक प्रवाह करता है। ध्यान रखिएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य का अगर आपसे पूछेगा एग्जाम्पल प्रबल वैद्युत अपघट्य का, तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्या, NaCl, ACl, आपका HCl, H2SO4, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जो है ये लवण है, सॉल्ट है,
ये क्या है? अम्ल है, एसिड है, और ये क्या है? बेस है, क्षार। तो आपको पूछेगा प्रबल लवण तो NaCl KCl, प्रबल अम्ल HCl H2SO4, प्रबल क्षार क्या होगा? NaOH। ध्यान में रखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है क्योंकि यह 100% आयंस में टूट रहा है, और 100% आयंस में टूटेगा तो ज्यादा मुक्त आयन देगा, और जितना ज्यादा मुक्त आयन होगा उतना ज्यादा आपका करंट का क्या होगा? फ्लो। दुर्बल में ऐसा नहीं है, दुर्बल में 100% टूट ही नहीं रहा, दुर्बल में 100% से कम है, 100 से कम है, 100 से यहाँ कम टूट रहा है। इसका मतलब ये विद्युत धारा का उतना अच्छा संचालक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका अगर एग्जाम्पल पूछेगा, एसिटिक एसिड है जिसमें कार्बन ऑर्बन आता है, वही आपका। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछेगा धात्विक चालक और आयनिक चालक में अंतर। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा तो हम बता देते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस। ठीक है, तो एक साइड में आप लिखेंगे धात्विक के बारे में बात करेंगे, और दूसरा आयनिक के बारे में बात करेंगे, धात्विक चालक और दूसरा आयनिक चालक। फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन का विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, विद्युत धारा का विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसमें किसके कारण होता है? मुक्त आयन के कारण। ठीक है, बेसिक चीज है, बाकी आप लिख लीजिएगा डिटेल में, या फिर आपके पास जो नोट्स है क्लास का नोट्स, उससे आप देख सकते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयन के कारण। इसमें कोई धात्विक चालक में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या होता है वो बाद में देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। द्रव्यमान मतलब कोई पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। अगर आप करंट का फ्लो करा रहे हैं, अगर आप किसी वायर को जिसमें करंट हो, उसको अगर आप आयरन आयरन रॉड में टच कीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि आयरन रॉड का ये जो मास है या फिर आयरन रॉड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, ऐसा नहीं। करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी के कारण आपका करंट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। उसमें किसी भी प्रकार का जो सब्सटेंसेस है, जो आयरन है, जो लोहा है, उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो एक ही जगह, करंट उसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। द्रव्यमान का स्थानांतरण मतलब कोई पदार्थ ही नहीं जा रहा है। जब एक जगह से दूसरी जगह कोई द्रव पदार्थ जा ही नहीं रहा है, तो द्रव्यमान फिक्स है। ठीक है, अगर आपके पास जो पेन है वो पेन आपके ही पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पेन का कोई भी मास या द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं हुआ। हाँ, अगर एक जगह से दूसरी जगह पेन ही चला जाएगा तो पेन का जो मास है वो भी चला जाएगा, तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। और इसमें जो होता है वो द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। कैसे होता है अभी हम जस्ट इसके बाद वही बताएंगे, द्रव्यमान का क्या होता है? स्थानांतरण होता। ये बेसिक सब चीज है। किस एक में प्रतिरोध ज्यादा होता है, किसी में प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। और इसमें प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके तुलना में? तो धात्विक चालकता के तुलना में इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। ध्यान में रखिए, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसी के हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ आपका कवर हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक में है। देखिए, बेसिक बेसिक चीज का हम लोग पहले अध्ययन कर लिए हैं, उसी के बारे में फिर से एक बार हम आपको बता दें कि क्या क्या हम लोग पढ़ें। सबसे पहले पढ़ें वैद्युत रसायन के बारे में। वैद्युत रसायन में होता है क्या? तो 2 प्रकार का ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं तो विद्युत अपघटनी सेल का इस्तेमाल करते हैं, और जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो गैल्वेनिक सेल का।
गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टीय सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन का परिभाषा है, बोल रहा है कि एक ऐसा रसायन विज्ञान का वह शाखा है, फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है, जिसके अंतर्गत आप विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन कीजिएगा। यहाँ पर दोनों के बीच में है ना, आपस में जो रिएक्शन हो रहा है, पारस्परिक संबंध जो बन रहा है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर कुछ कुछ बेसिक बेसिक टर्म है, जैसे में विद्युत चालक, चालक से क्या समझते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बेसिक बेसिक डिफिनेशन है ये, फिजिक्स में आपको डिटेल में बताता है। यहाँ हम बस उतना ही बता रहे हैं जितना आपको इस चैप्टर में जरूरत है। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। जितना भी धातु है सबका सब, इसमें एक आप लिख सकते हैं अपवाद में ग्रेफाइट। अपवाद में जो है वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में होता है क्या कि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, और कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किस कार्बन का, वो फ्री रहता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों कार्बन के साथ बनाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन का वो फ्री रहता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है कुचालक के बारे में। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है वो क्या है, कुचालक। इसी में एग्जांपल लकड़ी है, कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, बेकेलाइट है। बेकेलाइट मतलब क्या हो गया कि आपका जो रूम में लगा हुआ है, किसी भी देखिएगा जहां पे बैठे हैं वहां स्विच होगा, तो जो स्विच है वो बेकेलाइट का बना होता है। प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो आपका ब्लैक कलर का, वो भी किसका बनता है, बेकेलाइट का। थर्मोसेटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन है एग्जाम्पल बेकेलाइट का। चालकों का वर्गीकरण, इस चैप्टर में हमको कुचालक के बारे में नहीं पढ़ना, चालक के बारे में पढ़ना। तो चालक का वर्गीकरण किए हैं, धात्विक चालक होता है, वैद्युत अपघट्य चालक। धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक बोलते हैं। धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों बोलते हैं, क्योंकि धातु है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण ही इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्यों, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन को यह त्याग किया वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसी के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक बोले। इसका एग्जाम्पल जितना भी मेटल है सारा का सारा। और एक और एग्जाम्पल इसमें है, धात्विक का एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वो भी विद्युत धारा का क्या होता है, सूचना। नेक्स्ट है वैद्युत अपघट्य चालक। तो वैद्युत अपघट्य चालक में बताया गया है कि वैद्युत अपघट्य चालक जो है वो दो अवस्था में जनरली आपको मिलेगा, एक गलित अवस्था में, दूसरा जलीय विलयन में। गलित अवस्था मतलब आपका पिघला हुआ अवस्था, मॉल्टेन स्टेट। जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। गलित अवस्था में हो या फिर जलीय विलयन हो, दोनों कंडीशन में ये मुक्त आयन देगा, और मुक्त आयन के कारण ये विद्युत धारा का क्या करेगा, सुचालक। विद्युत आयन के कारण इसमें विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाह होगा, और विद्युत का ये क्या होता है, सूचक। लेकिन कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था और जलीय विलयन। अगर यही चीज ठोस अवस्था में रहेगा तो ये विद्युत अपघट्य, विद्युत है ना, विद्युत धारा का क्या होगा, कुचालक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आयन का निर्माण नहीं होता। हम लोग बात करते हैं वैद्युत अपघट्य के बारे में, तो एक ऐसा पदार्थ है जिसका विघटन होता है, वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है। ठीक है, है ना। वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएट हो करके वो किसमें कन्वर्ट होगा, धन आयन और ऋण आयन में, कटायन, और किसमें, ऋण आयन में। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वियोजित जब होता है तब वो टूटेगा, टूटने के बाद उस, है ना, और वियोजित होने के बाद वैद्युत अपघट्य को दो भागों में बांटा गया, दो कैटेगरी बनाया गया। पहला है ना प्रबल वैद्युत अपघट्य, और दूसरा दुर्बल। प्रबल को बोले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दुर्बल को बोल ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये फर्स्ट हुआ, ये आपका कौन सा, सेकंड। प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% जो टूट जाए, आयन में कन्वर्ट हो जाए, पूर्णतः वियोजित हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मुक्त आयन दे, ठीक है, वो प्रबल है। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो 100% ना टूटे, 100% वियोजित ना हो, 100% आयन में ना बदले, वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अगर 99% भी अगर आपका टूट रहा है तब भी ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में या फिर प्रबल वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 100% क्या हो रहा है, टूट रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन हो रहा है।
आयोनाइजेशन 100% आयोनाइजेशन जिसका हो रहा है वो प्रबल है, और 100% आयोनाइजेशन होगा तो धन आयन बनाएगा और क्या बनाएगा, ऋण आयन। ये मुक्त आयन है और मुक्त आयन का संख्या ज्यादा होगा, वैद्युत अपघट्य भी क्या होगा, ज्यादा। बात करते हैं धात्विक चालक और आयनिक चालक। धात्विक चालक में बोला विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, इसमें किसके कारण, मुक्त आयन के कारण। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, और इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इसमें प्रतिरोध है ना कम होता है, प्रतिरोध इसमें क्या है, कम है, और इसमें प्रतिरोध ज्यादा है। धात्विक चालक, और इस 4 पॉइंट हो चुका है, एक पांचवा भी बता देते हैं। तापमान जब दीजिएगा तो इसका चालकता क्या हो जाता है, कम। तापमान देने पर इसका चालकता कम होता है, लेकिन आयनिक में क्या होता है कि अगर ताप दीजिएगा तो चालकता में क्या हो जाता है, वृद्धि। तापमान देने पर इसका चालकता में क्या हो जाता है, वृद्धि। तो ये पांचवा पॉइंट है, ठीक है। ये आयनिक चालक, ये आपका धात्विक चालक। टोटल 1 2 3 4 5, फिर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। 5 पॉइंट इधर है, 5 पॉइंट इधर है, फिर एग्जाम्पल। अब देखिए, हम लोग को पढ़ना है वैद्युत अपघटन। अब नया टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये दो टर्म से मिला, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं करंट। लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, तोड़ना। तो करंट का फ्लो करा करके, इसका फ्लो, करंट, करंट का जब फ्लो कराया जाता है, फ्लो कराया जाता है करंट का, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको ब्रेक करना है। इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना है, किसमें कन्वर्ट करना, ब्रेक मतलब किसमें कन्वर्ट करना, आयंस में। किसमें, आयंस में। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा करके इलेक्ट्रोलाइट को जो ब्रेकिंग करने का प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर से समझिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है दो पार्ट में बटा हुआ, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है लाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। करंट का फ्लो करा करके ब्रेकिंग करवाना है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। किसका, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करके देना है आपको फ्री आयंस। क्या देना है, फ्री आयंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या फिर करंट का फ्लो करा करके इलेक्ट्रोलाइट को जो ब्रेक करने का मेथड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको करंट का फ्लो करा करके आपको तोड़ा जा रहा है, किस में तोड़ा जा रहा है, आयंस में, ठीक है। यही प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा वैद्युत अपघटन का, तो आप लिख सकते हैं विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य या फिर वैद्युत अपघट्य की विघटन, विघटन वही तोड़ना, विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन कहलाती है या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती। ध्यान रखिए, विद्युत धारा किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य को, विघटन तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन, ठीक है। अभी विद्युत अपघटन ही चलेगा, देखिए। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में होता क्या है कि विद्युत, देखिएगा फिर से बताते हैं, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया वैद्युत अपघटनी से में संपन्न हो, इसमें संपन्न होती, वैद्युत अपघटनी सेल में संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया में
वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में सुनिए, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, वह प्रक्रिया जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताए थे, देखिएगा आपको यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी की प्रक्रिया जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इसी में होता है कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा। तो वही चीज बता रहा है कि आपका जो वैद्युत अपघटनी की प्रक्रिया है वो विद्युत अपघटनी सेल में होता है, और इस प्रक्रिया में वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? रसायन। अब ये जो प्रोसेस है, यहाँ मैकेनिज्म है ना, ये जो प्रोसेस है वही है आपका वैद्युत अपघटन की क्रिया विधि। अब यहाँ देखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वैद्युत अपघटन की क्रिया विधि, या फिर आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान, ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, इस प्रोसेस में आपको चार कंपोनेंट्स चाहिए। कितने कंपोनेंट्स? चार। ये जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया है, इसको होने के लिए आपको चार कंपोनेंट, फोर कंपोनेंट्स चाहिए, चार पदार्थ चाहिए, फोर कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपको चाहिए वैद्युत अपघटनी टैंक। वैद्युत अपघटनी टैंक क्या होता है, सब बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। सेकंड चीज चाहिए आपको, है ना, मेटेलिक रोड, धात्विक प्लेट। ठीक है, मेटेलिक प्लेट बोलते हैं इसको, यही इलेक्ट्रोड कहलाता है। थर्ड चीज आपको चाहिए एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी। एक्सटर्नल सोर्स में क्या चाहिए? बैटरी। ठीक है, ठीक है। फोर्थ है आपको क्या चाहिए? वैद्युत अपघट, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइट। चार चीज चाहिए, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया करवाना है आपको, चार चीज चाहिए। मैकेनिज्म अगर आप करवा रहे हैं, मैकेनिज्म करवाइएगा। फोर कंपोनेंट्स चाहिए, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, सेकंड है मेटालिक प्लेट, थर्ड है एक्सटर्नल सोर्स, सोर्स ऑफ करंट बोल सकते हैं, इसमें हम बैटरी लेंगे। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ये चार कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, यही चारों कंपोनेंट्स होगा तब आप जा करके कौन सा प्रोसेस करवाइएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होने के लिए चार कंपोनेंट्स चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, और फिगर बनाने, ये फिगर ही आज का क्लास है, लास्ट क्लास फिगर है, लास्ट टॉपिक। ये फिगर समझ लेना है, आपका पूरा डायग्राम समझ लेने से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो भी पहले पढ़े। सबसे पहले, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अपघटन की क्रिया। एक कंटेनर, फिगर देखिए, फिगर हम बना रहे हैं लेकिन आप अपना अच्छा से समझिएगा इसको, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है। एक कंटेनर लिया गया, कंटेनर, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटनी टैंक। फर्स्ट चीज यही है, वैद्युत अपघटनी टैंक। ये विद्युत धारा का क्या होगा?
कुचालक होगा। और इस वैद्युत अपघटनी टैंक में हम लगाएं 2 प्लेट धातु का। दो धातु का प्लेट, ये आपका धात्विक प्लेट है। और इस धात्विक प्लेट को आपको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। धात्विक प्लेट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड। दोनों धात्विक प्लेट को हम जोड़े हैं बैटरी से। बैटरी का एक सिरा है धन आयन और दूसरा है ऋण आयन। धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो ये आपका तीसरा है जिसको आप क्या बोले? बैटरी। तीसरा कंपोनेंट। फोर्थ कंपोनेंट में हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट। और इसी वैद्युत अपघट्ट में ये प्लेट है जो डूबा हुआ आंशिक रूप से, ये पूरे रूप से नहीं डूबा, ये जो धातु का प्लेट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, वैद्युत अपघट्ट में डूबा हुआ है। यहाँ आपको हम लिए हैं क्या? वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। किसका लिए हैं? NaCl का, सोडियम क्लोराइड, समझाने के लिए, ठीक है। NaCl का लिए हैं और कौन सा अवस्था में लिए हैं? गलित अवस्था। गलित अवस्था मतलब मॉल्टेन स्टेट। यहाँ पर जैसे ही आप लिए करंट का फ्लो होगा, NaCl लिए करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो है जो NaCl को ब्रेक करेगा Na+ में और Cl-। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से फिर से बता, ये जो प्रोसेस करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस है, वैद्युत अपघटन जो हो रहा है उसके बारे में। सबसे पहला फर्स्ट कंटेनर में हम लोग लिए वैद्युत अपघटनी टैंक। ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है ये वैद्युत अपघटनी टैंक है। देखिए ये जो आपका कंटेनर है, डायग्राम देखिए, डायग्राम शुरुआत में बना दिए हैं, अब खराब हो सकता है। वैद्युत अपघटनी टैंक, ये वैद्युत अपघटनी टैंक है। और ये विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक। भाई जिस पे आप काम कर रहे हो वो कुचालक होना चाहिए, कांच का हो, लकड़ी का हो, जिसका हो, बना हुआ हो, ठीक है। कांच मतलब ग्लास का हो, ठीक है। अब है इसमें फर्स्ट स्टेप में वैद्युत अपघटनी टैंक लिए। सेकंड में आप लिए धात्विक प्लेट। क्या लिए? धात्विक प्लेट, जिसको क्या बोल रहे? इलेक्ट्रोड। देखिएगा इलेक्ट्रोड जो है धात्विक प्लेट, और फिर ये बैटरी लिए, तीसरा पॉइंट है, जो आपका एक है ना एक्सटर्नल सोर्स का काम कर रहा है। इसका एक एंड पॉजिटिव है, जो बड़ा वाला लकीर खींचा है वो पॉजिटिव, और ये छोटा वाला क्या है? निगेटिव। पॉजिटिव वाले से एक प्लेट को जोड़े और निगेटिव वाले से एक प्लेट को जोड़े हैं। जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है वो धन आवेशित का, कौन सा प्लेट है? धन आवेशित, ये धनावेश है। और इस पर बताइएगा कौन सा है? ऋण आवेश। इस प्लेट पर कौन सा? ऋण आवेश। अब बताना, यहां से अब प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब अंदर का रिएक्शन का बात करें। Na+ है और Cl-। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होगा कौन? Cl-। और निगेटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होगा क्या? Na+। ये जो Na+ है इसको हम लिख सकते हैं क्या? एक धनायन है, ये धन आयन है। ये क्या है? ऋण आयन, कैटायन और एनायन। ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन है। तो आप देखिएगा धन आवेश, धन आयन जो हो रहा है वो आकर्षित हो रहा है ऋण आवेशित प्लेट पर। अरे ऋण आवेशित है ना, ऋण आयन जो है वो आवेशित हो रहा है धन आवेशित। एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर आपको पहले बता देते हैं ताकि आपको पीछे का जो डायग्राम है वो समझने में क्या हो? आसान, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। स्लाइड ऐड की। यहाँ एक अभिक्रिया होता है रेडॉक्स, 10th में पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, अभी तो पूरा डिटेल में रेडॉक्स नहीं पढ़ाएंगे लेकिन हल्का सा यहाँ बताते हैं। रेडॉक्स में दो टाइप का अभिक्रिया होता है, एक होता है ऑक्सीकरण और दूसरा होता है अपकरण या अपचयन बोलते हैं। इसको बोले ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन।
ठीक है, एक ऑक्सीकरण है, दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीकरण में बेसिक चीज है, ठीक है, बेसिक से समझिएगा। ऑक्सीकरण का प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जुड़ता है। अगर रिएक्शन हुआ और ऑक्सीजन जुड़ गया किसी के साथ, किसी के भी साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ गया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और अगर आप रिएक्शन करवाएं और ऑक्सीजन हट गया, उस रिएक्शन से ऑक्सीजन को हटाया गया, ऑक्सीजन जब हटता है, रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, जब क्या किया जाता है, हटाते हैं। ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन जब हटता है तो क्या होता है, अपकरण। हटता, देखिए हाल लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है ना। ऑक्सीजन को जब हटा, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का एक जुड़ता है, एक ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है। ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन अगर हट गया है तो अपकरण। और ऑक्सीजन अगर जुड़ा है तो हटता कौन है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हटेगा। और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हटा है तो हाइड्रोजन और क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, जुड़ेगा। फिर से, रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन में हो क्या रहा है कि दो रिएक्शन, दो अभिक्रिया होता है, एक ऑक्सीकरण का और दूसरा अपकरण का। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हटता है। और अपकरण में ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी में, सुना यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन कोई गया और हट गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया गया है, त्याग, तो वो जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीकरण। और अगर कोई कहीं पे रिएक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन जाकर के जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, अपकरण। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपकरण, इलेक्ट्रॉन का हटना ऑक्सीकरण। बेसिक चीज है, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन था, आपको बेसिक चीज बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिए। अब वापस चलते हैं। देखिए, ये जो धन आयन है और ये कौन सा, ऋण आयन। धन आयन को भी अपना आवेश हटाना है और ऋण आयन को भी अपना आवेश क्या करना है, हटाना, ठीक है। धन आवेश पर, धन आयन जो है, इस पर जो आवेश बना है वो किसके कारण बना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था सोडियम, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज बन गया, प्लस का। इसको प्लस चार्ज हटाना है, जैसे फिर से यहाँ समझते हैं, फिर हम डिलीट किया जाएगा। यहाँ पे सोडियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और क्या, 1। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग। इस कारण ये सोडियम से बन गया है Na+। और अगर यही एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, मतलब जोड़ लेगा, तो वापस फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। देखिएगा ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग किया तो Na+ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो ये बन जाएगा क्या, Na। त्याग किया है तो Na+, और ग्रहण करेगा तो वापस से Na। ये आपका प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन, ना अपना आवेश किसी को हटाना है। जैसे सुनिएगा, अगर आप का क्या है कि अगर आप 1 रुपया किसी को दिए हैं तो आपको ऊपर प्लस चार्ज लग जाएगा, एक प्लस चार्ज लगेगा। अगर कोई 1 रुपया आपसे लिया है तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगेगा, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को अपना चार्ज हटाना है माइनस वाला, वो आपसे पैसा ले करके, 1 रुपया ले करके अपने ऊपर चार्ज लगा लिया माइनस का, अगर उसको उस चार्ज को हटाना है तो 1 रुपया वापस क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। मतलब 1 रुपया जो वो ग्रहण किया था उसका फिर से क्या करेगा, त्याग कर देगा। जैसे ही आप वो 1 रुपया का त्याग करेगा, उसके ऊपर से माइनस का चार्ज हट जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो आदमी उसको पैसा दिया था, उस आदमी के ऊपर प्लस चार्ज लग गया, और उसको अपना चार्ज को हटाना है तो जितना रुपया वो दिया था किसी को, उतना रुपया वो उससे क्या कर ले, वापस ले। तो यहाँ पर वही हुआ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाया था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया था, Cl-।
अब Cl क्लोरीन को अपना चार्ज हटाना है और सोडियम को अपना चार्ज हटाना है, तो क्लोरीन जा रहा है इस प्लेट पर, धन आवेशित प्लेट पर, और जा करके अपना चार्ज को हटाएगा। तो ये गया और एक इलेक्ट्रॉन का इस प्लेट पर क्या कर दिया, त्याग ना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाकर के छोड़ दिया, इस प्लेट पर जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गया, त्याग कर दिया गया या छोड़ दिया गया। तो यहाँ से ये प्लेट पर गया और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाया। और इलेक्ट्रॉन का हटना जो होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण जिस प्लेट पे होता है उस प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड। ये हमेशा याद रखिएगा। एनोड किसको बोलते हैं, और एनोड बोलते हैं वैसा, है ना, एनोड उस प्लेट को बोलते हैं जिस पर कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए इसको एनोड बोलते हैं। ये नहीं कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज है, उससे आपको मतलब नहीं है। प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, इससे आप ऑक्सीकरण और अपकरण नहीं बोल सकते। ऑक्सीकरण तभी आप बोलते हैं कि अगर उस प्लेट पर, है ना, एनोड या कैथोड तभी आप बोल सकते हैं जब उस प्लेट पर ऑक्सीकरण या फिर क्या हो, अपकरण। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो एनोड है, अगर ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, अपकरण हो रहा है, तो वो क्या है, कैथोड। अब देखिएगा, तो ये प्लेट कहलाया क्या, ऑक्स, है ना, एनोड प्लेट कहलाया। कौन सा, एनोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है इस सर्किट में, क्लोज सर्किट से इलेक्ट्रॉन इस, है ना, प्लेट से इस वाले प्लेट पे गया, धनावेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गया, तो ये सोडियम को अपना चार्ज हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ लेगा, है ना, और अपना चार्ज को हटाएगा, मतलब Na+ से कन्वर्ट होगा Na में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, अवकरण या अपचयन। और अवकरण जिस प्लेट पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। एक हुआ ऑक्सीकरण, दूसरा अपकरण। फिर से पूरा प्रोसेस वापस आते हैं, समझाते हैं, उसके बाद इसका रिएक्शन लिखेंगे, फिर कर टॉपिक कंप्लीट हो। सबसे पहले हम लिए हैं वैद्युत अपघटनी टैंक, जो क्या है, कुचालक है। ब्लू कलर से कलर चेंज करते हैं समझाने के लिए। सबसे पहले आपको लिया गया वैद्युत अपघटनी टैंक, जो क्या है, विद्युत का कुचालक। दूसरा लिया गया है धात्विक प्लेट। धात्विक प्लेट को हम बोले इलेक्ट्रोड। दो धात्विक प्लेट लिए गया है और दोनों धात्विक प्लेट को जोड़े बैटरी से। बैटरी का एक सिरा धन आवेशित है, दूसरा ऋण आवेशित है। धन आवेशित प्लेट ये, और ये ऋण आवेशित प्लेट, ठीक है। फिर इसमें लिए वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट लिए कौन सा अवस्था का, गलित। देखिए जलीय विलयन का कोई बात नहीं, गलित अवस्था का ये पूरा का पूरा टॉपिक है, उसी पे समझते हैं। गलित अवस्था में आपका लिया गया है वैद्युत अपघट्ट, और वैद्युत अपघट्ट कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को इसमें डाले, जैसे ही स्विच ऑन किया गया, ये सोडियम क्लोराइड है जो आयंस में टूट गया। एक बनाया धन आयन और दूसरा बनाया ऋण आयन। एक है कैटायन और दूसरा है एनायंस। एक के ऊपर प्लस चार्ज और दूसरे के ऊपर माइनस। माइनस वाला आकर्षित हो रहा है कौन से प्लेट पर, ना, धन आवेशित प्लेट पर। और प्लस वाला आकर्षित हो रहा है कौन से प्लेट पे, ऋण आवेशित प्लेट पे। ध्यान रखिए। अब ये जो है Cl- और क्या है, Na+, ये जो है अब अपना चार्ज को हटाएगा। इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ, एक के ऊपर धन आवेश है और दूसरे पे ऋण आवेश आवेश लगा हुआ है, तो अपना अपना चार्ज को हटाएगा। चार्ज क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, ग्रहण किया था। अगर ये ग्रहण वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो फिर से वापस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। सोडियम के ऊपर भी जो धन आयन का जो चार्ज आया वो क्यों आया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, त्याग, इसलिए इसके ऊपर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले Cl- जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा इस प्लेट पर। कौन सा प्लेट पे, धनावेशित प्लेट पे। और इलेक्ट्रॉन का जो त्याग हो रहा है, यह प्रक्रिया क्या कहला रहा है, ऑक्सीकरण। देखिएगा अभी हम यहाँ बताए हैं आपको थोड़ा सा एक टर्म रिडॉक्स में। देखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन जो हटाएगा, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है किसी के साथ
वो क्या कहलाता है? अपकरण या फिर रिडक्शन। तो ये क्लोरीन गया और अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर जो रिएक्शन हुआ वो है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जिस प्लेट पर होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, ध्यान से। अब वापस आता है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इस सर्किट के माध्यम से इस प्लेट में गया है, ऋणावेशित प्लेट पर, और यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन देखने के कारण, है ना, इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जो है सोडियम गया इस प्लेट पर अपना चार्ज को हटाने, और चार्ज को तब हटाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसका मतलब होता है इसका इलेक्ट्रॉन का कमी है, और एक प्लस चार्ज इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये गया और अपना चार्ज को हटाया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हुआ, और यह प्रक्रिया क्या कहलाया? अपकरण। और अपकरण जिस प्लेट पर हुआ वो क्या कहलाया? यही रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, Na प्लस जा रहा है किधर की ओर? कैथोड की ओर। Cl माइनस जा रहा है किधर की ओर? एनोड की ओर। तो ये प्रोसेस चल रहा है, सिंपल सा। थोड़ा सा इसको हम हल्का सा शॉर्ट करके बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो आपका फिगर है, इस फिगर को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बनाते। देखिए, यहाँ आपका लिया गया था Na+ और Cl माइनस आकर्षित हुआ इस प्लेट की ओर, और Na+ आकर्षित हुआ था इस प्लेट की ओर। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इस प्लेट के ऊपर निगेटिव चार्ज था। फिर बाद में यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ और ग्रहण हुआ, इसके कारण इस प्लेट पर कौन सा अभिक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण। और ये प्लेट क्या कहलाया? एनोड। तो ये जो है एनोड है, एनोड को ए से डिनोट किए, और ये जो प्लेट है यहाँ पर आपका अभिक्रिया हुआ अवकरण का, और अवकरण जिस प्लेट पर होता है उस प्लेट को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो इसको डिनोट किए किससे? सी से। ध्यान रखेंगे। अब बात आता है एनोड और कैथोड पता चल गया है, रिएक्शन पता चल गया है। अब बात हो रहा है कि पहले रिएक्शन किस पे होगा? एनोड पर होता है या कैथोड पर? कौन पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? Cl माइनस या Na+? तो आप बताइएगा, Na+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl माइनस को इलेक्ट्रॉन त्याग करना है। इसको चाहिए, इसको कब मिलेगा? जब कोई त्याग करेगा। इसका मतलब पहले रिएक्शन Cl माइनस करेगा, कौन से प्लेट पे? जा करके एनोड पर। ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे त्याग करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन है जो आगे जाकर के इस प्लेट पर आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे जाकर के इस प्लेट पर आएगा, और ये जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो पहला रिएक्शन होता है एनोड पर और दूसरा रिएक्शन होता है कैथोड पर। ठीक है, तो अगर आपसे बात करेगा कि रिएक्शन बताइए या फिर अभिक्रिया बताइए, तो अभिक्रिया क्या बताएंगे? कि सबसे पहले अभिक्रिया हुआ है किस पर? एनोड पर। किस पे? एनोड पर। एनोड पर हुआ क्या? Cl- गया है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाया क्या? Cl। देखिए, जब पहली बार कोई अपना चार्ज को हटाता है, अपनी चार्ज को हटाता है, चाहे धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो, धन आयन हो या ऋण आयन हो, कोई भी आवेश हो, उसको अगर वो हटाता है तो उस समय जो उत्पाद मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उत्पाद। कौन सा? प्राथमिक उत्पाद। यहाँ पर प्राथमिक उत्पाद आपको मिला है Cl। क्या मिला? Cl। ठीक है, Cl जो है वो प्राथमिक उत्पाद है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक में, नेचर में क्लोरीन जो है वो Cl2 के फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन गैस के रूप में मिलता है नेचर में, प्राकृतिक में। और ये अगर आप Cl बनाइएगा तो ये अस्थायी है, इसीलिए यहाँ पर 2 Cl- जाएगा। यहाँ से कितना Cl- जाएगा? 2। देखिएगा, यहाँ डायग्राम पे बताते हैं। यहाँ से 2 Cl- जाएगा इस प्लेट पर और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका कैथोड पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लेगा। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां से भी कितना सोडियम को जाना होगा? 2 सोडियम। तो अगर आपसे बात किया जाए एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, तो Cl- गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और बनाया प्राथमिक उत्पाद। लेकिन Cl- से Cl ही बना, और नेचर में Cl2 चाहिए, तो आपको अस्थाई बनाना है। तो 2 Cl- गया है
और क्या बनाया है, Cl2 बनाया। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, 2 इलेक्ट्रॉन। जब फर्दर चेंज होता है, मतलब इसके बाद भी अगर चेंज हो रहा है प्राथमिक उत्पाद के बाद भी, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक उत्पाद, सेकेंडरी प्रोडक्ट। ये प्राइमरी प्रोडक्ट हुआ और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो एनोड पर ये रिएक्शन हो रहा है। Cl2 जो बना वो आपका कौन से फॉर्म में बना है, गैस के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, Cl2 जो है ये गैस है, गैस के फॉर्म में बना है। ये रिएक्शन हुआ है एनोड पर। अब बात करते हैं कि अब रिएक्शन होगा किस पर, कैथोड पर। कैथोड पर तो देखिएगा, कैथोड पर कौन है, ये एनोड पर रिएक्शन हुआ है। Cl माइनस गया, एक Cl माइनस गया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, लेकिन एक Cl मिलता नहीं है, इसलिए कितना Cl गया, 2 Cl गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब बताइएगा कैथोड पर रिएक्शन करने कौन जाएगा, सोडियम आयन। एक सोडियम आयन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ग्रहण करना है। पहले प्लस गया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बनाया Na, सोडियम। लेकिन यहाँ पर बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा है, ये Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो आपको ग्रहण भी कितना इलेक्ट्रॉन करना है, 2। तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो कितना सोडियम को जाना पड़ेगा, 2 सोडियम जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा और बनाएगा क्या, 2Na। ये आपका प्राथमिक था, प्राथमिक उत्पाद। इसके बाद भी उत्पाद मिला है, इसलिए ये क्या कहलाया, द्वितीयक उत्पाद। लेकिन बात यह है कि सोडियम है, धातु है, एक ही प्रकार का होता है, ये अकेले ही रहना चाहता है। तो ये हुआ एनोड पर रिएक्शन और दूसरा कैथोड। अब बात है, एक और टॉपिक आता है सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। पहले उससे पहले हम बात करते हैं उत्पाद के बारे में। किसके बारे में, उत्पाद, प्रोडक्ट। उत्पाद क्या क्या मिला, तो एनोड पर क्या मिला आपको। एनोड पर देखिएगा, तो एनोड पर जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में आपको क्या मिला, क्लोरीन गैस। तो एनोड पर जो उत्पाद मिला वो क्या हुआ है, क्लोरीन गैस। और जो कैथोड पर जो आपको उत्पाद मिला वो है क्या, सोडियम धातु। क्या है, सोडियम धातु। ठोस अवस्था में रहता है इसलिए सॉलिड लिख रहे हैं। अब आप बताइए, ये रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो सोडियम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। किसके लिए, सोडियम प्राप्त करने के लिए। तो ये आपका जो है वो शुद्ध पदार्थ है। कौन सा, शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ आपको मिल रहा है किस पर, कैथोड पर। किस पे मिल रहा है, कैथोड पर। ये जो क्लोरीन है ये गैस है, इसको आपको काम नहीं है, जब जरूरत होगा तो बनाया जाएगा। ये अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है। ये क्या है, इम्प्योरिटी। ठीक है। और अशुद्धि मिल रहा है किस पर, एनोड पर। प्योर एलिमेंट आपको कैथोड पर मिलता है और एनोड पर कौन सा, इम्प्योरिटी मिलता है। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का रिएक्शन देगा और आपसे पूछेगा एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो ध्यान रखना, एनोड पर हमेशा धातु मिलता है। सोडियम जो है वो क्या है, धातु। सोडियम जो है वो क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, गैस है। तो मेटल हमेशा मिलता है किस पर, कैथोड पर। और नॉन मेटल या फिर इम्प्योरिटी जो मिलता है वो किस पे मिलता है, एनोड। लास्ट पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट। एनोड बोलते बोलेगा आपसे सेल रिएक्शन लिखने के लिए। क्या लिखने बोलेगा, सेल रिएक्शन या फिर सेल अभिक्रिया। सेल रिएक्शन तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, एनोड पर जो रिएक्शन हुआ उसके बारे में और कैथोड पर जो हुआ उसके बारे में। तो आप बताइएगा एनोड पर जो रिएक्शन हुआ वो क्या है। ठीक है, एनोड पर जो रिएक्शन हुआ वो यहाँ 2Cl माइनस गया, Cl2 में कन्वर्ट हुआ है। 2Cl माइनस गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और बनाया क्या, Cl2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ, ठीक है। अब बताइएगा कैथोड पर क्या हुआ, एनोड पर ये हुआ, कैथोड पर हो रहा है क्या, 2Na प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ बनाया Na। ये बनाया 2Na प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया और ये बनाया क्या, 2Na। ये हुआ आपका अवकरण।
अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल। 2Na प्लस 2Cl माइनस, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और बनाया क्या, 2NaC। इस रिएक्शन में है ना, ये कैथोड पर हुआ है अभिक्रिया और ये हुआ है एनोड पर। इस रिएक्शन में ये जो कंटेनर था विद्युत अपघटनी से, इसमें ऑक्सीकरण भी हुआ और अपकरण भी हुआ। ऑक्सीकरण और अपकरण जब दोनों एक साथ हो रहा है, साथ 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 होता है लगातार एक दूसरे से, तो ये जो रिएक्शन कहलाता है ये होता है कौन सा, रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें पूछता है एन का वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम बताना यहाँ पर जो ये रिएक्शन कराया इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, इसलिए एन का वैल्यू कितना होगा, 2। एन इज इक्वल टू 2। और ये रिएक्शन कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपका क्या है, सेल अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन लिखने बोलेगा तो सेल रिएक्शन यही लिखेंगे। ये जो है आपका सेल रिएक्शन है, 2Na है, ये ध्यान में रखिएगा। 2Na प्लस है 2Cl माइनस के साथ मिलकर के 2NaC। बेसिक चीज था ये, आपको मैं बताया। अब आप थोड़ा सा इस पे एक बार लास्ट है, फिगर हम देख लेते हैं, है ना। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है क्या, सबसे पहले एक वैद्युत अपघटनी टैंक लिए भाई, और उसके बाद उसमें 2 धातु का प्लेट लिए जिसको धात्विक प्लेट बोलते हैं। धात्विक प्लेट को जोड़े बैटरी से, बैटरी का एक सिरा धन आयन दूसरा ऋण आयन है, धन आवेश है दूसरा ऋण आवेश है। फिर एक वैद्युत अपघट लिया गया NaCl, NaCl को जब डाला गया और स्विच ऑन किया गया तो वैद्युत अपघट टूट गया है आयन में, धन आयन और किसमें, ऋण आयन में। Na प्लस बनाया और Cl माइनस किया। ठीक है, Cl माइनस आकर्षित हो रहा है प्लस वाले की तरफ और Na प्लस आकर्षित हो रहा है माइनस वाले की तरफ। ठीक है, अब दोनों को अपना अपना आवेश हटाना है, Na प्लस को भी अपना आवेश हटाना है, Cl माइनस को भी अपना आवेश हटाना है। Cl माइनस जब आवेश हटाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट करना पड़ेगा, और Na प्लस को जब हटाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गेन। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा। इलेक्ट्रॉन का हटाना क्या कहलाता, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता, ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन को जुड़ना क्या कहलाता, अपकरण। तो जिस प्लेट पर ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब जिस प्लेट पे Cl माइनस जा रहा है और इलेक्ट्रॉन हटा रहा है, उस प्लेट को बोलेंगे एनोड। और जिस प्लेट पर Na प्लस गया और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, उस प्लेट को बोलेंगे कैथोड। तो आपका इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, एक होता है एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपकरण। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस एनोड पर और कैथोड पर गया है। अब अभिक्रिया बताना, तो एनोड पर Cl माइनस गया, Cl माइनस जा करके एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया, डोनेट करके बनाया Cl। तो पहला बार जो प्रोडक्ट मिला उसको प्राथमिक उत्पाद बोले, लेकिन प्रकृति में क्लोरीन है जो Cl2 के फॉर्म में मिलता है, इसलिए 2 Cl माइनस जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके बनाएगा NaCl2 बनाएगा। तो ये प्राथमिक उत्पाद से कन्वर्ट हो गया द्वितीयक उत्पाद में। अब इसके बाद हुआ क्या कि अब कैथोड पे आप देखिएगा, तो कैथोड पर Na प्लस गया है और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Na बनाया। ये पहला बार चेंजिंग हुआ, आवेश हटाया, फर्स्ट टाइम आवेश हटाया है। ये प्राथमिक उत्पाद है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आया था, तो सोडियम भी कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2Na प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा 2Na। और ये आपका है सेकेंडरी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एनोड पर क्या मिला, कैथोड पर क्या मिला, तो एनोड पर अशुद्धि मिला, और अशुद्धि के रूप में कौन सा गैस मिला, क्लोरीन गैस। और कैथोड पर कौन सा पदार्थ मिला, शुद्ध पदार्थ मिला, जो कौन है, सोडियम धातु। धातु मिलेगा कैथोड पर और गैस मिलेगा एनोड पर। ठीक है, सेल अभिक्रिया बोलेगा तो सेल अभिक्रिया में लिखना है कि एनोड पर 2Cl माइनस गया और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और Cl2 बनाया, ये गैस बनाया है, ये ऑक्सीकरण है। और ठीक कैथोड पर हुआ क्या, 2Na प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2Na बनाया, ये अपकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ चल रहा है एक ही प्लेट में, वैद्युत अपघटनी टैंक में, इसलिए इसको, इस अभिक्रिया को क्या बोले, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसमें N का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर से आप रिवीजन कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर से जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।